देखिए, जो प्रश्नावली 13.2 है, ये स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित प्रश्नावली है। इसमें दो घटनाओं के स्वतंत्र होने की हम लोग जांच करेंगे, या फिर कभी स्वतंत्र घटनाएं दी रहेंगी तो उनके घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे। तो परिभाषा क्या थी स्वतंत्र घटनाओं की? यदि दो घटनाएं इस प्रकार घटित होती हैं कि उनमें से किसी एक घटना के घटित होने या घटित न होने से दूसरी घटना के घटित होने या घटित ना होने पर कोई प्रभाव न पड़े, तो इस प्रकार की घटनाओं को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र घटना। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पी ए पी बी का मान दिया है, ए और बी स्वतंत्र घटना है, पी ए इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो पी ए का मान है 3/5, पी बी का मान है 1/5। अब लिख लेंगे, चूंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, स्वतंत्र घटनाओं का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए इंटू पी। ये फॉर्मूला स्वतंत्र घटनाओं के लिए है, इसको याद रखें। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी। तो पी ए का मान है 3/5 और पी बी का मान है 1/5। तो ये सॉल्व होके आ गया 3/25। ठीक है, यही इसका आंसर। आ गया समझ में? फॉर्मूला याद रखना इसके लिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन किए दो पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। बिना प्रतिस्थापन, इस शब्द को ध्यान से देख लें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बिना प्रतिस्थापन के। बिना प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? कि एक पत्ता निकाल के उसको गड्डी में वापस नहीं रखा और फिर एक और पत्ता निकाल लिया है। तो ऐसे एक एक करके कितने पत्ते निकाले गए हैं? दो पत्ते निकाले गए हैं। प्रायिकता किस बात की निकालनी है? दोनों पत्ते काले रंग के हों। ठीक है, तो देखो, तो आज की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी है? कुल पत्तों की संख्या 52 है। बराबर 52। और कौन से पत्ते की बात हो रही है? काले रंग के। तो काले रंग के पत्तों की संख्या बताओ। काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी? 26। अब प्रयोग क्या किया गया ये तो हमने डिटेल लिख लिए, कुल पत्ते लिख लिए। काले रंग का सवाल है, काले रंग के पत्तों पर आधारित, तो काले रंग के पत्तों की संख्या 26 और लाल रंग के पत्तों की संख्या वो भी 26। इन 26 में कौन कौन से पत्ते होते हैं? काले रंग में 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। टोटल कितने हो गए? 26। तो अब जो प्रयोग किया गया वो क्या था? बिना प्रतिस्थापन किए प्रयोग ये था कि बिना प्रतिस्थापन किए दो पत्ते निकाले जाते हैं। ठीक है, यही था प्रयोग।
तो अब हमें प्रायिकता किस बात की निकालनी है? दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। तो दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता बराबर क्या होगी? प्रायिकता पहला पत्ता काले रंग का है, ठीक है, इनटू प्रायिकता दूसरा पत्ता काले रंग का है, जब पहला पत्ता गड्डी में नहीं रखा जाता है। जब पहला पत्ता गड्डी में नहीं रखा, है ना? यही है ना दो घटना। एक पत्ता निकाला, काले रंग का देख लिया, अलग रख लिया, यहाँ गड्डी रखी हुई है, गड्डी में से एक पत्ता खींचा, देखा काले रंग का, गड्डी में वापस नहीं किया, कहाँ रख दिया? अलग। और फिर क्या किया? एक और पत्ता निकाला, तो वो भी कैसा होना चाहिए? काले रंग का। तो अब ये बताओ, पहला पत्ता काले रंग का और इसके अनुकूल प्रकार कितने? 26, और कुल प्रकार कितने? 52। सही है। अब एक पत्ता जब निकल गया गड्डी में से, गड्डी रखी हुई है और उसमें से गड्डी में से एक पत्ता निकाल लिया, तो अब गड्डी में पत्ते कितने? 51। और काले कितने? काले 25, क्योंकि जो पत्ता निकला था वो अलग कौन सा गया है? काले रंग का गया है। काले रंग के 26 है अभी, और जो वो पत्ता निकल के चला गया, तो काले वाले बचे 25 और कुल बचे 51। तो दूसरा पत्ता अगर काले रंग का निकाले तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 25/51। अब एक बात का जवाब दो, अगर वो पत्ता गड्डी से निकाल के अलग ना रख के गड्डी में ही रख देते तो वही 26/52। अब एक और बात का जवाब दो, अगर पहला पत्ता गड्डी से निकाल के अलग रख दिया, काले रंग का है, और दूसरा निकाला, देखा काले रंग का है, वो भी रख दिया, और तीसरा निकाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24/52, 50/50। आ गई बात समझ में? प्रक्रिया समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व कर लो। 13 से कट जाएगा, दो बार ही कट जाएगा सीधा, तो कितना आ गया? 25/102। ये इसका सॉल्व। आ गया समझ में सभी को? क्वेश्चन नंबर 3 है, संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैं तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, जिनमें से 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं, बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बिक्री के लिए वो स्वीकृत कब होगा? जब वो तीनों के तीनों संतरे अच्छे होंगे। तो हम एक इसमें से 15 संतरे हैं, इनमें से 3 अच्छे संतरे निकालने की जो प्रायिकता होगी, वही डिब्बे के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। अच्छा, एक बात और है, 3 संतरों को बिना प्रतिस्थापन किए हुए निकाला जाता है। तो पहले तो इसमें ये लिख लो कि संख्या कितनी क्या है डिब्बे में। अच्छे संतरे, कुल संतरे कितने डिब्बे में?
कुल संतरे हैं 15। इन 15 में से अच्छे संतरे कितने? 12। और खराब संतरे 3। ठीक है। अब प्रयोग क्या किया? 3 संतरों को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन किए हुए निकाला जाता है। 3 संतरों को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन निकाला जाता है। बिना प्रतिस्थापन निकाला जाता है। तो बिना प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ? हाँ, एक संतरा निकाल के डिब्बे में वापस नहीं रखा है, यही तो मतलब हुआ। तो तीनों संतरे अच्छे होंगे तभी डिब्बे स्वीकृत होगा कि नहीं? तो डिब्बा स्वीकृत होने की प्रायिकता बराबर डिब्बे में से 3 अच्छे संतरे निकालने की प्रायिकता। ठीक है। तो बिक्री के लिए डिब्बा स्वीकृत होने की जो प्रायिकता है, स्वीकृत होने की प्रायिकता बराबर किसके बराबर होगी? बराबर डिब्बे से 3 अच्छे संतरे बिना प्रतिस्थापन निकालने की प्रायिकता। निकालने की प्रायिकता। अब ये बताओ, बिना प्रतिस्थापन 3 अच्छे संतरे कैसे निकलेंगे? हाँ, प्रायिकता। पहला अच्छा संतरा हो, प्रायिकता। दूसरा अच्छा संतरा हो जबकि पहला संतरा नहीं रखा जाता है। जब पहला संतरा वापस नहीं रखा जाता है। और इन टू में और क्या आ जाएगा? प्रायिकता। तीसरा अच्छा संतरा हो जब दूसरा संतरा वापस नहीं रखा। ऐसे ही तो होगा। तो अब इसमें प्रायिकता कैसे आएगी जरा ये बता दो। पहला अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता बताओ। संतरे कितने हैं? 12। कुल कितने हैं? 15। तो प्रायिकता क्या हो गई? 12/15। अनुकूल प्रकार 12, कुल प्रकार 15। अच्छा, ये संतरा जो निकला है वो वापस नहीं रखा, तो अच्छे कितने रह गए? 11। और टोटल कितने रह गए? तो ये 11/14। और ये भी वापस नहीं रखा,
तो कितने रह गए 10 और टोटल कितने रह गए 13। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। नाइन्टी 44/91, यही आंसर है इसका। और इसमें प्रायिकता के योग का प्रमेय भी लग सकता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कि पहला अच्छा संतरा है PA1, दूसरा अच्छा संतरा है जबकि पहला संतरा निकाला जा चुका है A2/A1, तीसरा अच्छा संतरा है जबकि पहला और दूसरा निकाले जा चुके हैं, तो A3/A1 A2, ऐसे ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला है ये? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का फॉर्मूला है। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं इसको। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया। माना ए घटना है सिक्के पर चित्त प्रकट होता है और बी घटना है पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। तो निरीक्षण कीजिए कि घटना ए और बी स्वतंत्र है या नहीं। क्वेश्चन को समझ लो। ये न्याय सिक्का कौन सा होता है? जिसके एक तरफ चित्त होता है, एक तरफ पट्ट होता है ना? दोनों तरफ समान रूप से होते हैं और बराबर प्रायिकता होती है चित्त आने की या पट्ट आने की, उसी को कहते हैं न्याय सिक्का। ऐसा सिक्का नहीं हो कि उसके दोनों तरफ चित्त हो या दोनों तरफ पट्ट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो अन्याय सिक्का हो जाएगा। और एक अभिनत पासा जिसमें 6 अंक होते हैं, समान रूप से आने के सबके चांसेस होते हैं, संभावनाएं सबकी बराबर होती है 1 से लेके 6 तक। अब सवाल को आगे बढ़े। ए क्या घटना है? सिक्के पर चित्त आना। और बी घटना क्या है? पासे पर 3 आना। तो लिख लेते हैं इसको, शुरुआत यहीं से करते हैं। अच्छा, इनको प्रतिदर्श समष्टि में पहले लिख लें। जब एक सिक्का और एक पासा उछाला गया एक साथ, तो परिणाम क्या बनेंगे? एक न्याय सिक्का एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, कैसे बनेगी प्रतिदर्श समष्टि? जैसे सिक्के पे हेड आ गया तो पासे पे 1, हेड के साथ 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, चित्त के साथ ही आ गए। अब पट्ट के साथ भी आएंगे, टेल के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कुल कितने परिणाम हो गए? 12। ठीक है, अब घटना ए पर आ जाते हैं। ए क्या घटना है?
ये घटना इन्होंने बताई है ना, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। तो सिक्के पर चित्र प्रकट होने वाले सिक्के पर चित्र प्रकट होने वाले परिणाम दिख रहे हैं क्या तुमको? कितने हैं? कौन कौन से? हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6। तो Na की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब आते हैं दूसरी घटना बी की ओर। घटना बी में क्या लिखा है? पांसे पर संख्या 3 प्रकट होती। तो पांसे पर संख्या 3 प्रकट होती है, ऐसे परिणाम कितने? कौन कौन से परिणाम है जिनमें पांसे पर 3 प्रकट हो रही है संख्या? H3 और अब इनमें ओवेनिस्ट परिणाम देखो। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? H3 ओवेनिस्ट है। तो Na इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ गई? 1। इतना समझ में आया सभी को? ए घटना बनाई, उसके परिणाम बनाए, बी घटना ली, उसके परिणाम बना लिए। अब इन सभी की प्रायिकता निकालेंगे एक एक करके। जैसे पी ए निकालेंगे, पी बी निकालेंगे और पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। अब स्वतंत्र घटना का सूत्र क्या होता है? दो घटनाएं कब स्वतंत्र होती है? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अगर आ गया तो स्वतंत्र है, नहीं तो स्वतंत्र नहीं है। तो पहले ये सभी मान हम निकालेंगे। तो पी ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? एन ए अपॉन एन एस। क्या वैल्यू है? एन ए अपॉन एन एस 6/12। तो 1/, पी बी का फॉर्मूला एन बी अपॉन एन एस। क्या मान है एन बी का? 2 और एन एस का 12। और क्या मान है पी ए इंटरसेक्शन बी का? एन इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। तो एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? और एन एस की 12। अब पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब पी ए इंटू पी बी और कर लो। सारे मान आ गए तो पी ए इंटू पी बी करें तो कितना हो रहा है? पी ए का मान 1/2, पी बी का मान, तो ये कितना आ गया? 1/12। अब तुम क्या देख पा रहे हो इनसे? ये पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पी बी का मान निकाला, क्या ये मान बराबर आए? तो चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आया है किसके? पी ए इंटू पी बी के, अतः घटनाएं ए और बी कैसी हैं? स्वतंत्र। घटना ए और बी स्वतंत्र घटनाएं।
आ गया क्या समझ में सभी को? देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए। इस पासे को उछाला गया। एक घटना ए है कि संख्या सम है और बी घटनाएं संख्या लाल रंग से लिखी गई है। इनको निरूपित करने वाली घटनाएं हैं। हमें जांच करनी है कि ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। तो देखें, जो पासा उछाला गया है उस पे अलग अलग प्रक्रिया से रंग से लिखे हैं ना अंक। तो यहां पर जो प्रतिदर्श समष्टि होगी पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 कैसे? लाल रंग के। और ये 4 5 6 कैसे? है ना। अब इसमें घटना एक ही बात करें, इसमें तो कुल अवयव कितने हो गए? 6। अब घटना ए की बात करें। ए घटना क्या कहा जा रहा है? घटना ए में संख्या सम है। तो संख्या सम है, तो सम संख्या कौन कौन सी है यहाँ पर? 2 4 और 6। तो इसमें अवयव आ जाएंगे समुच्चय में 2 4 6। इनकी संख्या कितनी हो गई? 3। ये सम संख्या वाले अवयव आ गए। दूसरी घटना बी। बी में क्या लिखा है? संख्या लाल रंग से लिखी गई है। तो संख्या अगर लाल रंग से लिखी गई है तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो लाल रंग से लिखी है? तो एन बी का मान कितना हो गया यहाँ? 3। क्या इन दोनों घटनाओं में हम उभयनिष्ठ देखेंगे? तो उसको निरूपित किससे करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो उभयनिष्ठ अवयव कौन से हैं? 2। गिनती करें तो कितने हैं? एक अवयव है जो उभयनिष्ठ है। अब हमें किस किस का मान निकालना है? अब हमें निकालना है पी ए। फॉर्मूला हो जाएगा एन ए अपॉन एन एस। वैल्यू रख लें इसमें। एन ए की वैल्यू कितनी है? 3। और एन एस की कितनी है? 6। तो इसका मान कितना आ गया? 1/2। पी बी निकालें। एन बी अपॉन एन एस। तो एन बी का मान कितना है? 3। और एन एस का 6। कितना आ गया? 1/2। पी ए पी बी आ गए। और किसका मान निकालें?
पी ए इंटरसेक्शन बी का निकालें। पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होगा? एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। अब इस पी ए इंटरसेक्शन बी में वैल्यू रख दें किस किस की? एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 1 और एन एस की 6। अब किसका गुणा कर लें? पी ए इंटू पी बी। तो पी ए पी बी का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, पी ए का मान 1/2 और पी बी का मान तो कितना आ गया? 1/4। क्या ये दोनों बराबर आए? क्या प्रतिबंध बना लेंगे? शर्त क्या बनी? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है पी ए इंटू पी बी के। अतः हम क्या कह सकते हैं कि घटना ए और बी स्वतंत्र नहीं है। घटनाएं ए और बी स्वतंत्र नहीं है। आ गया समझ में सभी को? ये तो कर लेंगे। देख लें ध्यान से। पीई इंटू पी एफ करो, कितना आएगा? 3 × 3 9। 5 का 10 में 50। ये 9/50 है और ई इंटरसेक्शन है 1/5 है। बराबर आ रहे हैं क्या? तो क्या कहेंगे? क्या ई तथा एफ स्वतंत्र हैं? नहीं है। कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। ए और बी ऐसी घटना दी गई है जहां पी ए का मान है 1/2 और पी ए यूनियन बी का मान है 3/5 और पी बी का मान है पी। तो क्या करना है फिर इसमें? या कॉमा आएगा। इसमें हमें किसका मान निकालना है? पी का मान बताना है। पहली परिस्थिति क्या है? घटनाएं परस्पर अपवर्जी है। दूसरी परिस्थिति घटनाएं स्वतंत्र है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। देखिए, पहले दिए गए मानों को लिख लो। पी ए की वैल्यू क्या है? 1/2। पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है? 3/5 और पी बी की वैल्यू क्या है? पी। अब पहली परिस्थिति क्या है इसमें? पहला प्रतिबंध, घटनाएं कैसी है? तो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, इसके लिए क्या प्रतिबंध होता है? दो घटना परस्पर अपवर्जी होती हैं तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग? सूत्र क्या लगाते हैं परस्पर अपवर्जी के लिए? देखो, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? मान तो पी का चाहिए ना। तो यहाँ पे पी ए यूनियन बी दिया है कि नहीं? तो अब तुम्हें ये बताना है मुझे कि परस्पर अपवर्जी के लिए पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो साधारण फॉर्मूला बताओ जो उसका होता है। पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और अगर परस्पर अपवर्जी होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी जीरो नहीं हो जाता है? तो परस्पर अपवर्जी के लिए फॉर्मूला क्या बना फिर? पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। इससे कोई दिक्कत?
अब पी ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 3/5, पी ए की क्या है 1/2 और पी बी की वैल्यू क्या है पी। इसको एलएचएस में लाएंगे तो 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम 10 ले लिया तो ये हो गया 6 माइनस 5, पी का मान क्या आ गया 1/10। ठीक है, पहला वाला हो गया, फर्स्ट समझ में आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, घटनाएं स्वतंत्र हैं। अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो शर्त क्या होगी स्वतंत्र घटनाओं के लिए, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए, सॉरी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अब यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान तो पता नहीं है ना, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला लगा लो, ये वाला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी होता है तो फॉर्मूले में यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है तो यूनियन आ जाता है, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं पी ए इंटू पी। अब मान रख दें इनके, क्या क्या मान है पी ए का, पी ए का मान है 1/2 और पी बी का, पी है जो निकालना है, पी ए यूनियन बी का 3/5, पी ए का 1/2 और पी बी का पी। अब पी वाले एक तरफ कर लो, संख्या दूसरी तरफ कर लो, तो ये पी माइनस 1/2 पी, और ये इधर आएगा तो 3/5 माइनस 1/2 पी माइनस पी कितना हो गया p/2। एलसीएम ले लें 10, 6 माइनस 5, p/2 इक्वल टू कट जाएगा ये, p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। दोनों परिस्थितियों में p का मान निकाल लिया। पहली परिस्थिति जब परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी है तो पी ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा, इसलिए पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी। और दूसरा घटनाएं स्वतंत्र है, स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी का ये फॉर्मूला लगाया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, और इसमें मान रख के दिए गए कैलकुलेट करके पी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए और पी बी का मान है 0.3 और 0.4। तो इन दोनों मानों की सहायता से दिए गए चारों मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दिए गए मान हमने लिख लिए पहले, ए की प्रायिकता पी ए 0.3, बी की प्रायिकता पी बी 0.4। अब पहला मान निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं, तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी का पी ए इंटू पी बी। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो पी ए और पी बी का मान रख दें इसमें,
0.3 इंटू 0.4, 0.12। ये फर्स्ट इसका आंसर हो गया। सेकंड किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं? पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा? पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला है, इसमें भी ये मान रख दे। तो पी ए की वैल्यू है 0.3, पी बी की है 0.4 और पी ए इंटरसेक्शन भी कितना आया? 0.12। सॉल्व कर लें तो 0.7 माइनस 0.12, इसको माइनस कर दो तो 0.58। पी ए यूनियन बी आ गया। तीसरा मान हमको किसका ज्ञात करना है? यहाँ पे तीसरा क्या मान चाहिए? पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी यानी ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी है। तो पी ए अपॉन बी का प्रतिबंधी प्रायिकता का फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हम निकाल चुके हैं पहले, 0.12 और पी बी की वैल्यू है 0.4। इसको सॉल्व कर लें, भाग दे देंगे। अगर दिक्कत आती है तो पॉइंट हटा के इधर 100 कर लो, इधर पॉइंट हटा के 10 कर लो, 0 से 0 काटो, 4 से 3, 3/10। 3/10 भाग देने के बाद क्या आ जाएगा? 0.3। और फोर्थ वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? यहाँ पे पी बी अपॉन ए। पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। इनके भी मान रख देंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है वही 0.12 और पी ए की वैल्यू कितनी है? 0.3। इसको भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा और पॉइंट 2 स्थान है तो ये 1 डेसिमल लगेगा। चारों मान हमने फॉर्मूले लगाकर सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लिए बड़े आराम से। इसमें कोई दिक्कत है? समझ आ गया सभी को? ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो ध्यान से। दो घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां ए की प्रायिकता 1/4, बी की 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8। तो पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए नहीं मतलब ए की पूरक घटना। ये जो ए नहीं बी नहीं होता है इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अगर ए नहीं है इसका मतलब है पी नॉट ए, या इसको ये भी लिख सकते हैं पी ए कॉम्प्लीमेंट। ए की पूरक घटना, ए की पूरक घटना किससे निरूपित करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट, ए पे डैश लगा के। तो पी ए डैश जो है ना वो ए की पूरक घटना है। पूरक घटना वो घटना होती है जो किसी दी गई घटना के विपरीत घटना को निरूपित करती है। जैसे पी ए क्या है? पी ए क्या है? ए के घटित होने की प्रायिकता। तो पी नॉट ए या पी ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या है? ए के न घटित होने की प्रायिकता। आ गया समझ में? तो ये जो नॉट ए होता है इसको ए डैश भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पहले दिए गए मान लिख लें। पी ए की वैल्यू 1/4, पी बी की वैल्यू 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन भी 1/8।
अब इसमें P जैसा कि कह रहे हैं A नहीं और B नहीं, तो A नहीं यानी A के घटित ना होने की और B नहीं यानी B के घटित ना होने की। तो A के घटित ना होने की हो गई A डैश और के लिए इंटरसेक्शन और B के घटित ना होने की हो गई B डैश। ठीक है, अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये समुच्चय में एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं डी मॉर्गन का नियम। डी मॉर्गन नियम क्या होता है कि अगर आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को यूनियन करोगे तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल डैश हो जाएगा। कौन सा नियम है ये, डी मॉर्गन नियम से। डी मॉर्गन नियम से, ठीक है। डी मॉर्गन नियम से क्या होता है, पी, ये तो समुच्चय का ही नियम है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर ए यूनियन बी का होल डैश। और अगर पूरे पे होल डैश है तो ये ए यूनियन बी की पूरक घटना है, और ए यूनियन बी की पूरक घटना है तो उसको कैसे निकालोगे, वन में से घटा के। नहीं की घटना कैसे निकालते हैं, नहीं की प्रायिकता, किसी घटना के घटित होने की पी ए है और घटित ना होने की पी ए डैश है, तो पी ए डैश के लिए वन में से पी ए घटाओगे कि नहीं, या पी ए के लिए वन में से पी ए डैश घटाओगे। किसी घटना के घटित होने और घटित ना होने की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, वन। तो अगर इससे पी ए डैश निकालें तो वन माइनस पी ए, और अगर यहाँ पे ए की जगह ए यूनियन बी का डैश है तो ये वन माइनस पी ए यूनियन बी, तो वही तो लिखा है मैंने। ठीक है, समझ गए। अब इसमें पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, अरे वही वाला लगा लो ना जिसमें ये आते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब मान रख देंगे। क्या मान है पी ए का, 1/4। क्या मान है पी बी का, 1/2। क्या मान है पी ए इंटरसेक्शन बी, 1/8। सॉल्व कर लें एलसीएम लेके, 8, तो 2 + 4 - 1 कितना आ गया, 5/8। 8 एकम 8, 8 में से 5 गया तो ये 3/8। ये पी ए नॉट और बी नॉट की वैल्यू आ गई। आ गया समझ में। इसका एक और मेथड बताऊं क्या, सेकंड मेथड ये है कि अगर पी ए नहीं और बी नहीं, इसका मान चाहिए तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। और क्योंकि ये घटनाएं कैसी है, स्वतंत्र, कैसे पता है स्वतंत्र घटनाएं, पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है कि नहीं। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए इंटरसेक्शन का गुणा में मान आता है कि नहीं, भूल गए। अरे ये स्वतंत्र घटनाओं का ही तो फॉर्मूला है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, और पी नॉट ए कैसे निकलता है, वन में से पी ए घटा के। यहाँ पे ये जो नॉट ए है और डैश है
ये एक ही बात है, ये भी ए नहीं की प्रायिकता और ये भी ए नहीं की प्रायिकता है। तो 1 माइनस पी ए, और इसको क्या लिख लें 1 माइनस, लेकिन ये सिर्फ कब के लिए है, जब ए और बी कैसी घटना हो, स्वतंत्र घटना। अब 1 माइनस पी ए का मान कितना है 1/4, और पी बी का कितना है 1/2, तो ये कितना आ गया 3/4 इंटू 1/2, तो ये कितना आ गया 3/8। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखना भी पड़ेगा, यहाँ पे ये बताना पड़ेगा, क्योंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है पी ए इंटू पी बी, अर्थात ए और बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटना। ठीक है, आगे समझ में, दोनों मेथड से कर दिया, तो मैं जैसे करना हो वैसे कर सकते हो, लेकिन ये तरीका कब नहीं लगता, अगर ए और बी स्वतंत्र घटना नहीं हो तो नहीं। अगला क्वेश्चन भी काफी कुछ वैसा ही है। ए और बी पहले से ही बता दिया है स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए पी बी के मान दिए हैं, पी ए नहीं और बी नहीं का मान भी दिया है। हमें बताना है क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं है। कब होंगी स्वतंत्र घटना, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए इंटू पी बी हो जाए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी की जांच करने के लिए हम लोग पहले पी ए का मान लिख लें, पी बी का लिख लें। अब दिया गया मान किसका है, पी ए नहीं और बी नहीं, क्या मान है इसका 1/4। तो पी ए नहीं और बी नहीं, क्या लिखेंगे इसको पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पिछले सवाल के जैसे। और डी मॉर्गन का नियम लगाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश, और ए यूनियन बी के होल डैश को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी इधर ले लें, 1/4 इधर ले लें, तो 1 माइनस 1/4 बराबर पी ए यूनियन बी। इसका एलसीएम लेके कितना आएगा 3/4, और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों लगाया ये फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमको ए इंटरसेक्शन बी का मान चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए ना प्रायिकता। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दी नहीं थी, जब तक पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा हम ये जांच कर सकते हैं क्या स्वतंत्र घटनाओं की, नहीं कर सकते। तो हमने दी गई शर्त से पहले किसका मान निकाला पी ए यूनियन बी का, और फिर इसका ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला ये आता है सभी को, तो पी ए का मान रख लें अब इसमें 1/2, पी बी का मान 7/12 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इनको पक्षांतर कर लें। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/2 प्लस 7/12 माइनस 3/4। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई कितनी 12, एलसीएम 2 से भाग दे देंगे 6, 7, 4 से भाग दे देंगे 3, 3 का 3 में 9, कितना आ गया 4/12। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। ठीक है, अब पी ए इंटरसेक्शन बी के बाद अब किसका मान निकाल लें हम, पी ए इंटू पी बी निकालें क्या, तभी तो चेक होगा। तो पी ए इंटू पी बी की वैल्यू कितनी हो रही है
1/2 इंटू 7/12 यानी कि 7 क्या ये बराबर आए? तो हम कैसे लिखेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, अतः घटना है ए और बी स्वतंत्र नहीं। आ गया सभी को समझ में? हाँ, ये समझ में आ गया फॉर्मूला? ए नहीं ए डैश, और का मतलब इंटरसेक्शन, अथवा का मतलब यूनियन, और बी नहीं यानी बी डैश, डी मॉर्गन का नियम। ये नियम ऐसा है कि ए यूनियन बी ऐसे कॉम्प्लीमेंट लगा है तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ गए नियम? यानी अगर यूनियन को इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन को यूनियन बनाओगे तो जो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा? पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, होल डैश हो जाएगा। आया समझ में? देखो कोई दिक्कत है कहीं, कोई स्टेप पूछना। अगला क्वेश्चन देखें, मिलते जुलते ही हैं लगभग। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा है। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। एक ही बात दिमाग में आ गई कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अब इसमें हमें मान दिया है पी ए का और पी बी का, और इस मान की सहायता से हमें दिए गए मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पी ए की वैल्यू क्या है? 0.6, 0.3। पी बी की प्रायिकता 0.6। कोई भी वैल्यू ये 1 से बड़ी क्यों नहीं आ रही है? जो क्वेश्चन में आ रही है ना, तुम देख रहे हो कोई भी मान 1 से बड़ा दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि प्रायिकता का मान सदैव 0 से 1 के बीच में ही होता है। और ये भी लिख लें कि यहाँ ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ध्यान में रहता है ऐसे लिखने से दिमाग में कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब आते हैं एक एक करके सभी मानों को निकालने पर। पहला मान किसका चाहिए? पी ए और बी। तो पी ए और बी का फॉर्मूला क्या होगा? स्वतंत्र घटनाओं के लिए और का मतलब क्या? इंटरसेक्शन। और पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला पी ए इंटू पी बी। तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 0.6, तो ये आ गया 0.18। ठीक है, पहला मान समझ पाए सभी? हाँ देखिए अगला क्या है। पी ए और बी नहीं। बी नहीं का मतलब क्या है? ए घटित हो और बी घटित नहीं हो। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, और इसको भी गुणा में नहीं लिख सकते ऐसे, पी ए इंटू पी बी डैश। और पी ए तो ऐसे ही रहेगा, पी बी डैश कैसे निकलेगा? 1 माइनस पी बी। अब मान रख लें पी ए का 0.3, पी बी का 0.6, 0.4, 0.12। तीसरा मान किसका चाहिए? पी ए या बी। तो
पी ए या बी, या मतलब पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए प्लस पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी को भी क्या लिख लें, पी ए इंटू पी बी लिख लें। अब रखो मान, क्या मान है पी ए का, 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.3 इंटू 0.6, तो 0.9 माइनस 0.18, तो ये आ गया 0.72। ये आंसर है। समझ में आया सभी को? और फोर्थ वैल्यू कौन सी चाहिए हमें, पी ए और बी में से, ए और बी में कोई भी नहीं, तो ए और बी में अगर कोई भी नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, ए नहीं हो रही और इंटरसेक्शन बी नहीं हो रही, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। पी ए डैश कैसे आएगा, 1 माइनस पी ए, और पी बी डैश कैसे आएगा, 1 माइनस पी बी। पी ए का मान 0.3 और पी बी का मान 0.6, 0.7 इंटू 0.4, तो ये 0.28। आ गए सारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया सभी को? स्वतंत्र घटनाओं के द्वारा हो रहे हैं ये। इसमें कोई डाउट है? नहीं, बताओ कौन सा, ये 1 में से 0.6 घटाओगे तो 0.4 ही तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को रीड कर लो। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता हमको निकालनी है। पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार। यहां पर एक बात को समझें, ये जो शब्द आता है ना कई बार, कम से कम एक, तो कम से कम एक की प्रायिकता जब हमको निकालनी है तो इसका मतलब है कि एक बार विषम संख्या भी आ सकती है, 2 बार विषम संख्या भी आ सकती है और 3 बार भी आ सकती है। अच्छा, वो एक बार जो आएगी वो पहली बार आए, बाकी 2 दूसरी और तीसरी बार नहीं आए, दूसरी बार आ जाए पहली तीसरी बार नहीं आए, तीसरी बार आ जाए पहली दूसरी बार नहीं आए, तो एक बार विषम संख्या के कितने केस हो गए, 3। फिर 2 बार के भी केस बनेंगे, 3 बार के भी बनेंगे। इसकी जगह अगर हम एक काम करें, जैसे यहां पे विषम संख्या की जो घटना है, हो सकता है 0 बार विषम संख्या है, 0 बार का मतलब है एक भी बार नहीं, या 1 बार आए या 2 बार आए, या तो वो कह रहे हैं कि कम से कम एक बार विषम संख्या है। इसका अर्थ है 1 बार भी आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है और 3 बार भी आ सकती है। और ये इस यादृच्छिक प्रयोग की 4 घटनाएं हैं विषम संख्याओं के लिए। जब 3 बार फेंकोगे पासे को तो इन 4 के अलावा कोई और घटना तो नहीं हो सकती।
तो इन सभी की प्रायिकताओं का जो योग होगा ना, P0, P1, P2, P3, इनका योग कितना होगा? 1। तो कम से कम एक बार की प्रायिकता में ये तीनों आ रहे हैं। इसको ना निकाल के अगर हम P0 इधर ले जाएं ये, तो 1 माइनस P0 हो जाएगा। तो जो इसका मान आएगा वही इसका मान आएगा। तो कम से कम एक बार के लिए हम निकालें, एक भी बार विषम संख्या नहीं आए और उसको एक में से घटा दो, तो प्रायिकता आ जाएगी कि कम से कम एक बार विषम संख्या आए। इस बात को समझ पा रहे हो? जैसे उन्होंने कोई भी प्रक्रिया बार बार दोहरा रहे हैं और उसमें ये कहें कि कम से कम एक बार ये विषम संख्या आ जाए, एक बार शीर्ष आ जाए, कम से कम एक इक्का हो, ऐसे सवाल अगर आते हैं जिनमें कम से कम एक लिखा है, तो वहां पर हम निकालें एक भी नहीं। क्यों? कम से कम एक में एक भी नहीं वाली घटना शामिल नहीं होगी। तो एक भी नहीं की प्रायिकता निकाल के और उसको 1 में से माइनस कर दो, तो जो प्रायिकता आएगी वो किसकी आ जाएगी? कम से कम एक बार की। यहां तुम देख सकते हो कि यहाँ ये 4 परिणाम है, तो कम से कम एक बार में ये तीनों है। तो इन तीनों के मान ना निकाल के, इसके ज्यादा केस बन रहे, इनके ना निकाल के हम किसका निकालें? एक भी बार विषम संख्या ना आए और उसको 1 में से घटा दो, तो प्रायिकता आ जाएगी कि कम से कम एक बार विषम संख्या आए। ठीक है। अब पासा कितनी बार उछाला जा रहा है? 3 बार उछाला जा रहा है। तो अगर पासे को 3 बार उछालेंगे तो पासे के एक उछाल में, पासे के एक उछाल में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? पहले तो ये बताओ, एक उछाल में, हाँ, एक उछाल में विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। इसको हम PA से निरूपित कर लेंगे। एक उछाल में विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? बोलिए। PA बराबर NA अपॉन NS, अनुकूल प्रकार अपॉन कुल प्रकार। तो विषम संख्या के अनुकूल प्रकार कितने होंगे? 5 से 3, 1, 3 और 5। और कुल प्रकार कितने होंगे? 6। काटा तो ये कितना आ गया? 1/2 PA आ गया। और अगर इससे P0A निकालें तो P0A का अर्थ है एक उछाल में विषम संख्या ना आने की। तो किसी भी उछाल में विषम संख्या ना आने की 1 माइनस PA, तो ये 1 माइनस 1/2, तो ये कितना आ गया? 1/2। PA से P0A आ गया। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं? प्रायिकता पूछ रहे हैं कि कम से कम एक बार विषम संख्या आए। तो कम से कम एक बार विषम संख्या आए की प्रायिकता हमें क्या करना है? 1 माइनस, और प्रायिकता घटानी है किसकी? एक भी बार विषम संख्या ना आए। और उछाला कितनी बार है? 3 बार। तो तीनों उछालों में से एक भी उछाल में विषम संख्या नहीं आए। तो तुम बताओ क्या लिखेंगे इसका? 1 माइनस, इसका मान कैसे निकलेगा? एक भी बार विषम संख्या नहीं आनी है, 3 बार उछाला है, तो 3 बार उछालेंगे, पहली बार में विषम संख्या नहीं आए उसकी प्रायिकता क्या है? P0A। दूसरे उछाल में भी विषम संख्या नहीं आए तो, और तीसरे उछाल में भी विषम संख्या नहीं आए तो। आया समझ में कि नहीं आया? ये कितने उछाल के लिए है ये प्रायिकता? एक उछाल के लिए। यहां कितनी बार उछाला?
अब तीनों में से एक भी बार विषम संख्या नहीं आनी, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले उछाल में भी नहीं आए, दूसरे में भी नहीं आए, और तीनों उछाल में अगर विषम संख्या नहीं आई तो तुम यही तो कहोगे कि विषम संख्या तो आई नहीं, तीनों में से एक भी बार। तो इसके लिए पहले उछाल में विषम संख्या ना आए, दूसरे में ना आए, और तभी तो हम कहेंगे कि एक भी बार विषम संख्या नहीं आई, ये उसकी प्रायिकता। तो अब इसमें पी नॉट ए का मान कितना रख देंगे? 1/2 इंटू 1/2 इंटू, तो 1 माइनस 1/8, तो इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया? 7/8। आया समझ में? देख लो एक बार पूरा सवाल। इसमें एक पासा कितनी बार उछाला जा रहा था? 3 बार। 3 उछालों में विषम संख्या कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। मैंने क्या नियम दिया? कम से कम एक बार की प्रायिकता के लिए हम प्रायिकता निकालें कि एक भी बार नहीं आए। तो एक भी बार नहीं आए की प्रायिकता क्या होगी? पी नॉट ए, पी नॉट ए, पी नॉट ए, और उसको एक में से घटा दो तो प्रायिकता किस बात की आ जाएगी? कम से कम एक बार विषम संख्या आने। ठीक है, समझ में आ गया? अगला पढ़े, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्या लिखा है। 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापन किए निकाली जाती है, यानी एक निकाली फिर वापस नहीं रखी। बिना प्रतिस्थापन और प्रतिस्थापन में क्या अंतर है ये बताओ। अगर क्वेश्चन में लिखा एक बॉल, एक गेंद प्रतिस्थापन सहित निकाली जाती है, इसका मतलब कि निकालने के बाद रंग देखा और रख दी थैले में ही, और फिर एक और निकाल ली फिर रख दी। और अगर ऐसे लिखा है बिना प्रतिस्थापन के तो निकालने के बाद थैले में वापस नहीं रखी। तो 2 गेंदें हैं, एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापन निकाली जाती हैं। बॉक्स में गेंदें कितनी हैं? 10 काली हैं और 8 लाल। कुल कितनी गेंदें हो गई? 18। प्रायिकता निकालनी है कि दोनों गेंदें लाल हो। एक प्रायिकता निकालनी है पहली गेंद काली हो दूसरी लाल हो, और एक निकालनी है एक काली तथा दूसरी लाल। ऐसे हमें ये अलग अलग प्रायिकताएं निकालनी है। ठीक है, तो अब हम इसको पहले लिख लेते हैं। देखो बॉक्स में काली गेंदें कितनी है? काली गेंदें कितनी है? 10। लाल गेंदें कितनी है? लाल गेंदें 8 है। कुल गेंदें कितनी हो गई? 18। यादृच्छिक प्रयोग क्या किया गया? 2 गेंदें बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती। किए निकाली जाती है, यही है यादृच्छिक प्रयोग। 2 गेंदें निकाली बिना प्रतिस्थापन निकाली जाती है। ठीक है, अब हमें पहली वाली घटना को देखना है। पहली वाली घटना में क्या लिखा है? दोनों गेंदें लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता दोनों गेंदें लाल हों, तो दोनों गेंदें लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? है? अरे पहली गेंद लाल है, पहली गेंद लाल हो और पहली गेंद वापस नहीं रखी तो दूसरी गेंद भी लाल है, तो दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता भी। इसको भाषा में लिखना चाहो तो भाषा में लिख सकते हो। दोनों गेंदों के लाल होने के लिए प्रायिकता इनटू प्रायिकता। दूसरी गेंद लाल है
जबकि पहली गेंद वापस नहीं रखी जाती है। जब पहली लाल गेंद वापस नहीं रखी जाती। तो पहली गेंद लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी? 8/18। लाल गेंद के अनुकूल प्रकार क्या है? 8, कुल गेंद है 18। और अगर ये लाल गेंद वापस नहीं रखी तो कितनी रह गई? लाल 7 रह गई, और कुल कितनी रह गई? 18 में से एक चली गई तो कितनी रह गई? 17। तो दूसरी गेंद भी लाल गेंद और इसकी 7/17। आया समझ में? पहली गेंद लाल चाहिए ना, लाल के अनुकूल प्रकार 8, कुल प्रकार 18, तो प्रायिकता 8/18। अब वो पहली गेंद वापस नहीं रखी है, बॉक्स में वापस नहीं रखी, तो गेंदें कितनी रह गई? लाल कितनी रह गई? और टोटल कितनी रह गई? 17। तो दूसरी भी लाल गेंद हो तो 7/17। ठीक है, अगला देखो, सेकंड किसका मान चाहिए? प्रथम काली और दूसरी लाल। तो पहली काली गेंद हो, दूसरी लाल गेंद, इसकी प्रायिकता कैसे निकलेगी? प्रायिकता पहली काली एवं दूसरी लाल। तो पहली काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी? पहली काली गेंद, पहली काली गेंद, प्रायिकता पहली काली गेंद है। काली गेंद की ब्लैक पी भी कर लेते हैं, और दूसरी लाल गेंद रेड। तो काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी बताओ? 10/18। अब ये वापस तो नहीं रखी, तो दूसरी जो लाल गेंद है उसकी प्रायिकता क्या होगी? अगर पहली गेंद वापस नहीं रखी है तो कुल 17 रह गई, और लाल तो 8 की 8 है। समझो ना बात को, वो गेंद निकली है वो कौन सी है? काली गेंद निकली है। तो काली गेंद निकल के गई है तो लाल तो 8 ही रहेंगे। तो अब दूसरी लाल गेंद चाहिए। अगर बी और आर तुम्हें याद ना रहे तो काली गेंद और लाल गेंद लिख देना। तुम्हें जैसे सुविधा हो वैसे कर लो, जैसे मैं पहले कर रहा था। पहली काली गेंद और दूसरी लाल गेंद। तो पहली काली गेंद की क्या होगी? 10/, अब ये वापस नहीं रखी तो कुल गेंद कितनी रहेगी? 17। और दूसरी लाल गेंद चाहिए, तो लाल कितनी है? 8। ठीक है, तीसरे में क्या पूछ रहे हैं? एक काली, अब यहां थोड़ा सा अंतर है, जरा समझना भाषा का। देखो एक शब्द से कितना अंतर हो गया। पहली की जगह क्या लिखा है? एक। तो पहली की जगह एक काली और दूसरी लाल, तो इसमें पता है क्रम नहीं आएगा,
यहाँ पे पहली और दूसरी लिखा है, तो निश्चित है कि पहली काली और दूसरी लाल। अगले में तीसरे वाले में क्या लिखा है, प्रायिकता निकालनी है। एक काली गेंद और दूसरी लाल। तो इसमें एक दूसरे का मतलब है क्रम कुछ भी हो सकता है। पहली दूसरी में क्या है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड का मतलब है फर्स्ट जो लिखी है वो, और सेकंड जो लिखी है वो। और पहली दूसरी का मतलब होता है कि एक लाल है तो दूसरी काली, या पहली काली है तो दूसरी लाल। इसमें क्रम निर्धारित नहीं होगा। या एक दूसरे का ये मतलब है, एक दूसरे का मतलब फर्स्ट सेकंड नहीं है। एक दूसरे का मतलब है दोनों में से एक काली हो और एक, तो एक एक करके दो गेंदें निकाली है। तो इसकी प्रायिकता कैसे आएगी, पहली काली गेंद ब्लैक, दूसरी लाल गेंद रेड। या ऐसा भी हो सकता था कि पहली लाल गेंद और दूसरी काली गेंद। अब पहली काली गेंद की प्रायिकता क्या है बताओ, काली गेंदें कितनी है, 8 है ना, नहीं 10, और टोटल 8। और दूसरी लाल गेंद 8/17। या ऐसा भी हो सकता है पहली लाल गेंद, लाल के अनुकूल प्रकार 8, कुल 18, और दूसरी काली, तो काली तो 10 की 10 है, टोटल में से एक कम हो गई। समझ गए। 40/153, तो ये आ गया 80 तीनों पार्ट हो गए, समझ में आ गए हैं क्या, देख लो ये तुम्हारे सामने है तीनों। ये बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, यहाँ प्रथम और दूसरी लिखा है, और इसमें एक काली और दूसरी, तो एक दूसरे में क्या होगा, क्रम का ध्यान नहीं रखें। जैसे इसमें क्रम है फिक्स कि फर्स्ट वाली काली, सेकंड वाली लाल। एक दूसरे में पहली काली तो दूसरी लाल, पहली लाल तो दूसरी काली का। ठीक है। और ये मान घट क्यों रहा है ये तो समझ में आई गया कि गेंद वापस नहीं रखी है इसलिए। ठीक है, पढ़ लो अब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो दो गेंदें एक बॉक्स से, यहाँ क्या लिखा है, बिना प्रतिस्थापन किए, और इसकी जगह क्या होगा, प्रतिस्थापन सहित होगा। ठीक है, तो ये सुधार कर लेना, ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन सहित का मतलब है एक गेंद निकालने के बाद दूसरी गेंद थैले में या बॉक्स में वापस रखी, और वापस रखने से क्या हुआ, हर बार की प्रायिकता समान रहती है। इस बात को समझ लो। अगर गेंद वापस रख दी है तो जो निकाली थी उसका चाहे रंग जो भी हो, काली या लाल, जब वो वापस गई, अगर वो काली निकली होगी तो निकालने पर 9 हो गई, लेकिन वापस कर दी तो 10 की 10 और 18 की। यानी अगर गेंद वापस रखी जाती है तो हर बार के लिए प्रायिकता कैसी रहती है, समान, बदलती नहीं है। कब बदलती है, जब वापस नहीं रखेंगे। ये दोनों चीजों में अभी तुम आज इसको अंतर को अच्छी तरह से समझ लो। अगर ताश की गड्डी से एक ताश निकाला और वापस रख दिया, तो अगली बार के ताश की भी प्रायिकता कैसी रहेगी, वही जो पहले वाले की रहेगी। लेकिन अगर वो पत्ता गड्डी में वापस नहीं गया तो संख्या घटेगी। यहां पर यही है, दो गेंदें प्रतिस्थापन सहित निकाली जाती हैं तो हर बार की प्रायिकता क्या रहेगी, समान। तो प्रायिकता समान रहेगी, तो मैं यहां पे दो घटनाएं ले लेता हूं। आर हम ले लेते हैं, लाल गेंद निकाली जाए, और बी क्या हो गई,
काली गेंद निकाली। ठीक है, आर लाल गेंद निकालने की घटना है और बी काली गेंद निकाले जाने की घटना है। तो अब हम इसके एक एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? फर्स्ट, प्रायिकता दोनों गेंदें लाल हो। तो दोनों गेंदों के लाल होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी? पहली गेंद लाल हो पी आर और दूसरी गेंद भी लाल हो। अब पहली लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंद के अनुकूल प्रकार 8 और कुल प्रकार 18, लेकिन उसको वापस रख दिया। तो दूसरी बार की गेंद भी लाल गेंद हो, इसकी प्रायिकता 8/18। इसको काट दो 4। इसका आंसर क्या आ गया? 16/81। समझ गए? अब दूसरी घटना में क्या है? प्रथम लाल एवं दूसरी काली हो। प्रथम काली एवं दूसरी लाल। तो इसको कैसे निरूपित करोगे? पहली काली गेंद की पीबी और दूसरी लाल गेंद की पी आर। प्रथम दूसरी लिखा है ना, तो फर्स्ट और सेकंड। तो काली गेंद की क्या हो गई प्रायिकता? 10/18 और लाल गेंद की 2 से काट दिए सब। आंसर कितना आ गया? 20/81। अब तीसरी घटना पे आ जाओ। तीसरी घटना में क्या लिखा है? एक काली एवं दूसरी लाल। तो एक काली एवं दूसरी लाल होने का मतलब है कि कोई भी एक काली हो सकती है और कोई भी एक लाल। तो इसमें दोनों घटनाएं हो जाएंगी कि पहली काली दूसरी लाल और पहली लाल दूसरी काली, दोनों घटनाएं आ जाएंगी। तो हम लिखेंगे कैसे इसको? पहली गेंद काली ब्लैक, दूसरी लाल रेड, या पहली लाल दूसरी काली। अब काली गेंद की प्रायिकता देखो वहां से 10/18, लाल गेंद की, फिर लाल गेंद की और काली गेंद की 10/18। सॉल्व कर लो। 5 9 4 9 4 9 5। तो ये आ गया 20/81 प्लस कितना आ गया? 40/81। ये इसका आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है। एक विशेष समस्या को ए और बी के द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो समस्या हल हो जाती है। और दूसरा है उनमें से तथ्यता कोई एक समस्या हल कर लेता है। देखो, कोई समस्या या क्वेश्चन या ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। दो छात्रों को दिया गया, दोनों से कहा इसको अलग अलग सॉल्व करो। उनके जो सवाल को हल करने की, समस्या हल करने की जो प्रायिकता है वो है 1/2 और 1/3। अगर वो दोनों किसी समस्या को हल करने का प्रयास करें तो प्रायिकता बताइए कि समस्या हल हो जाती है और प्रायिकता बताइए कि कोई एक समस्या हल
कर लेता है। इसको ऐसे समझ लो, देखो क्वेश्चन सॉल्व कब होता है, मान लीजिए दो छात्र लिए मैंने, उनसे सवाल दे दिया, उनसे कहा करो, तो सॉल्व कब माना जाएगा कि सवाल हल हो गया? बताओ किन किन परिस्थितियों में मानोगे? ए हल कर दे, बी नहीं कर पाए, सॉल्व मानोगे? सॉल्व तो हुआ ना। या ए नहीं कर पाया, बी कर दे, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और ए और बी दोनों कर दे, तब भी सॉल्व हुआ। कब सॉल्व नहीं होगा? ना ए कर पाए ना बी कर पाए, दोनों में से कोई नहीं कर पाए, तो ही वो प्रश्न हल नहीं होगा। समझ गए? तो प्रश्न या समस्या हल होने की परिस्थितियां क्या क्या हैं? ए हल कर दे, बी नहीं कर पाए, ए नहीं कर पाए, बी कर दे, और ए और बी दोनों कर दे। ठीक है, तो पहले इनकी अलग अलग प्रायिकता लिख लें। ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता किससे निरूपित करें इसको? पीए से, और दोनों स्वतंत्र रूप से हल कर रहे हैं इसको, तो ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता पीए की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। इसी प्रकार बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता पी भी 1/3। अब पहली प्रायिकता निकालते हैं, प्रायिकता इस बात की कि समस्या हल हो जाती है, तो इसके लिए क्या क्या घटनाएं होंगी? समस्या हल हो जाएगी, ए हल कर दे, बी नहीं कर पाए, बी नहीं कर पाए तो नॉट बी, या के लिए प्लस ए हल नहीं कर पाए और बी हल कर दे, या ए और बी दोनों समस्या हल कर दें, पी ए इंटू पी बी। आया समझ में? समस्या हल होने की ये तीन परिस्थितियां हैं, इनमें से कोई भी परिस्थिति होती है तो सवाल हल हो जाएगा, समस्या हल हो जाएगी। तीनों परिस्थितियों में या लगा है, पहली हो सकती है या दूसरी या तीसरी, तो उसके लिए तीनों को क्या किया है? प्लस। और सवाल जो समस्या है उसको दोनों ही हल कर रहे हैं, तो दोनों हल कर रहे हैं तो दोनों को ही एक साथ देखा जाएगा कि कौन हल कर पा रहा है कौन नहीं। तो अब पी ए का मान और पी नॉट बी 1 - पी बी, पी नॉट ए 1 - कितना? 1/2 पी बी, और पी ए इंटू पी बी। ठीक है, तो 1/2 इंटू 2/3, 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/6, ये आ गया 2/6, ये आ गया 1/6, ये आ गया 1, कितना आ गया जोड़ के? 4/6, 2/3। पहला उत्तर समझ में आ गया सभी को? अब आते हैं दूसरी प्रायिकता। दूसरी क्या है? कोई एक समस्या हल कर लेता है, तो कोई एक समस्या हल कर लेता है, इसके लिए प्रायिकता कोई एक समस्या हल कर लेता है, इसमें क्या क्या घटनाएं होंगी? कोई एक के लिए ए हल कर लेता है, बी नहीं कर पाता है, बी नॉट, या ए हल नहीं कर पाता है, बी हल कर लेता है, तो पी ए का मान 1/2, पी नॉट बी 1 - 1/3, पी नॉट ए 1 - 1/2, और पी बी का मान 1/3, इधर भी इंटू लगा 1/2 इंटू 2/3, वो तो ये वाली कैलकुलेशन है पूरी, 1/2 इंटू 1/3।
2/6, 1/6, 3/6, कितना आ गया 1/, आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत है? ये इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज है, पूरी पूरी भाषा तुमको समझा दी, सॉल्व हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15। ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। एक पत्ता निकाला है ताश की गड्डी से, सुमिश्रित करी मतलब फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, और इनमें से किन दशाओं में घटना ई और एफ स्वतंत्र हैं? ये अलग अलग घटनाएं बताई गई हैं। ठीक है, चलो इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो एक पत्ता निकालेंगे ताश की गड्डी से, तो ताश के पत्ते कितने? 52। ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकालने के प्रकार कितने होंगे? एक पत्ता निकालने के प्रकार कितने होंगे बताओ? 52 पत्तों से एक पत्ता निकालने के प्रकार कितने होंगे? 52। ये एनएस हो गया, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है पर लिख लेते हैं फिर भी। कुल परिणाम 52 है। अगर एक से ज्यादा निकालते तो क्या होता? 2 पत्ते या 3 पत्ते या 4 निकालते तो क्या होता? तो क्रमचय संचय का प्रयोग होता है। फॉर्मूला लगता है एनसीआर। एनसीआर किस चीज का फॉर्मूला है? एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चुने जाने के प्रकार क्या होते हैं? एनसीआर। तो ऐसे 52 ताश के पत्ते हैं और निकाले कितने? एक। तो 52C1, और C1 किसी में भी लगा होता है तो जो वैल्यू है वही आ जाती है। ये फॉर्मूला है, NC1N होता है। तो इसलिए यहाँ पे प्रकार कितने आए? 52। लेकिन अगर एक से ज्यादा निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 52C2, 52C3, 52C4। और एक पत्ता एक से ज्यादा निकालते हैं और वापिस नहीं रखें तो ये फॉर्मूला लगता है। वापिस रख देंगे तो नहीं लगता है। देखो एक एक करके 4 पत्ते निकाले तो एक तो वो तरीका होता है पत्ता निकाला और नहीं रखा, और एक वो तरीका होता है पत्ता निकाला, देखा और रख दिया। रख दिया तो वो प्रतिस्थापन सहित है, उसमें क्रमचय संचय नहीं लगता है। क्रमचय संचय कब लगता है? जब पत्ता वापस नहीं रखते हैं। ठीक है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा क्या है, सवाल आएगा ना इससे संबंधित, तो उसके लिए बता दिया है ये। अब हम करते हैं इसकी घटनाओं को। पहली घटना ई क्या है? इसमें स्वतंत्र घटनाओं की जांच करनी है ना। तो घटना ई क्या है? निकाला गया पत्ता हुक्म का है। निकाला गया पत्ता हुक्म का है। तो बताओ हुक्म के पत्ते निकालने के प्रकार कितने होंगे? कितने हुक्म के पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में? 13। तुम लोग जानती हो? नहीं जानती हो? अरे ऐसा नहीं है, जानती तो होगी, और नहीं हो तो थोड़ी सी जानकारी कर लो, है ना। आजकल तो सब गूगल करो, सब सामने आ जाते हैं, पत्तों के प्रकार, कलर वगैरह सब आ जाएगा उसमें। तो 52 पत्तों में हुक्म के पत्ते होते हैं 13। पान के पत्ते, हुक्म के पत्तों का रंग काला, पान के पत्तों का लाल, चिड़ी के पत्ते 13, और ईंट के लाल 13, लाल ईंट के 13। तो काले रंग के हो गए 26, 13 हुक्म के और 13 चिड़ी के, और लाल रंग के भी 26, 13 पान के और 13 ईंट के। तो अब निकाला गया पत्ता हुक्म का है तो हुक्म के पत्ते तो 13 हैं, उनमें से कोई एक पत्ता निकालोगे तो कितने प्रकार से निकल सकता है? 13 प्रकार से निकलेगा एक, पर सामने ऑप्शन कितने हैं?
और एक भी पत्ता समान तो नहीं होता ताश की गड्डी में, सारे अलग होते हैं। और दूसरी घटना की बात करें एफ की, तो उसमें क्या कह रहे हैं ये, निकाला गया पत्ता इक्का है। तो इक्के कितने होते हैं? अब तुम कब कहोगे कि निकाला गया पत्ता इक्का है? किस परिस्थिति में बोलोगे कि निकाला गया पत्ता इक्का है? जब वो 4 इक्कों में से निकलेगा। अगर गड्डी के 52 पत्तों में जो 4 इक्के हैं उनमें से कोई एक पत्ता निकलता है तो क्या बोलोगे कि इक्का आया है। तो इक्का आने के ऑप्शन कितने हो गए? 4। तो इक्का आने के प्रकार 4 है, तो इसका मान क्या हो गया? 4। क्या इन दोनों घटनाओं में कोई उभयनिष्ठ भी है जिसको कहते हैं इंटरसेक्शन? ई इंटरसेक्शन एफ में कोई पत्ता है क्या? तुम लोग बताओ, इनमें कोई उभयनिष्ठ पत्ता है? हुकुम के पत्तों में और इक्के जो 4 हैं उनमें कोई ऐसा पत्ता है जो दोनों में गिनती होता है, हुकुम में भी और इक्के में भी? क्या होता है बताओ? हुकुम का इक्का नहीं होगा, वो हुकुम के पत्तों में भी होगा और इक्के में भी होगा तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ गया यहां? हुकुम का इक्का। ये ई इंटरसेक्शन एफ हो गया, हुकुम का इक्का। तो हुकुम के इक्के कितने होते हैं? एक ही होता है। एनी इंटरसेक्शन एफ आ गया। इतनी बात समझ पाए क्या सब? आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी प्रायिकता निकालो एक एक करके। तो सबसे पहले ई की प्रायिकता पीई, फॉर्मूला एन ई अपॉन एन एस, मान एन ई का 13, एन एस का 52, तो ये कितना आ गया? 1/4। दूसरा मान पी के बाद किसका? पी एफ। पी एफ का फॉर्मूला एन एफ अपॉन एन एस, 4/52। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/13। अगला मान किसका? पीई इंटरसेक्शन एफ का फॉर्मूला बोलिए। एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, वैल्यू कितनी है इसकी? 1 और इसकी 52। अब क्या करें ये बताओ। ई इंटरसेक्शन एफ का मान तो आ गया, अब किसका मान निकालें? गुणनफल निकालें ना। क्या जांच करनी है? स्वतंत्र जांच करनी है। तो पीई इंटू पी एफ, पी का मान 1/4, पी एफ का 13 इंटू करके कितना आया? 1/52। क्या ये पीई इंटरसेक्शन एफ का मान है 1/52? तो क्या देख रहे हैं हम? पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पी एफ आया है कि नहीं? इससे क्या सिद्ध होता है कि घटना ई और एफ स्वतंत्र हैं। समझ पाए? अब बताओ इसके बाकी दोनों पार्ट का क्या विचार है, कर पाओगे? मैं बताऊं? वैसी मौखिक चर्चा कर लें इसकी, है फिर करना। भाषा तो ही दोगे ना सब ऐसे। बस मैं तुम्हें ये 3 मान बता दूं तो तुम कर लोगे फिर। तो देखो यहाँ पे निकाला गया पत्ता काले रंग का है। काले रंग के अभी बताए कितने होते? 26। एन ई की वैल्यू 26। निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। कितने बादशाह हो गए? 4। ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन में क्या बोलेंगे? काले रंग का बादशाह। देखो काले पत्तों में और बादशाह में काले रंग का बादशाह कॉमन है कि नहीं? और काले रंग के बादशाह कौन कौन से होते हैं? एक हुकुम का, एक चिड़ी का। तो ये एनी इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? 2। आगे की प्रक्रिया करने में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अगर कोई परेशानी आए भी तो इसमें एन ई की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ? 26। एन एफ कितना हो रहा है?
4 और एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो रहा है 2। इसके आगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब जरा इसके बारे में बात करें। निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। एक बादशाह या एक बेगम। तो बादशाह या बेगम कब कहोगे पत्ता बादशाह है या बेगम है? अगर 4 बादशाह में से निकला तो बादशाह और 4 बेगम में से निकला तो, यानी बादशाह 4 होते हैं और बेगम 4, तो टोटल उन 8 पत्तों में से कोई भी एक आए तो तुम क्या कहोगे कि या तो बादशाह है या बेगम है। तो यहां पर एन ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। कोई दिक्कत? एन एफ बताओ। एन एफ निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। बेगम कितनी और गुलाम 4, तो टोटल एन एफ भी 8 हो गया। अब जरा इसको बता दो मुझे ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? बादशाह या बेगम और बेगम या गुलाम, इनमें कॉमन क्या है? 4 बेगम कॉमन है, तो एन इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया 4। बताइए क्या दिक्कत है? क्लियर है? कॉमन वाला समझ में आ गया। बादशाह और बेगम और गुलाम में कॉमन बेगम हो गया। और ये ऐसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि एन एस का मान तो सभी के लिए कितना होगा 52। तो तुम्हें पीई निकालना है, पी एफ निकालना है और पीई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। फिर इनका गुणनफल देखना है कि पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई इंटू पी एफ आया है या नहीं। बराबर आ जाए तो स्वतंत्र है और नहीं आए तो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है। देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 16। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छिक चुना जाता है। ये 3 घटनाओं की प्रायिकता बतानी है। ए में हमें बताना है प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। बी में हमें बताना है वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी। सी में हमें बताना है कि अगर वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो पहले काम करते हैं। एक घटना को ले लेते हैं ई और एक को ले लेते हैं एफ। ठीक है, या ए और बी भी ले सकते हैं। तो पहले ये हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं 60%। तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हो गए 60%। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता 60/100 मान लिया हमने। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेजी का अखबार, अंग्रेजी का अखबार कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं 40%। तो ये हो जाएगा 40%। तो इसकी प्रायिकता पीवी हो जाएगी 40/100। तो ये आ गया 2/5। और दोनों अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने? दोनों अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी 20% है। तो दोनों अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं 20%।
तो दोनों अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगी क्या? बताओ। ये 20/100। इस तरह से ये 3 मान हमको प्राप्त हो गए। ठीक है, अब एक एक करके हम निकाल लें इनकी प्रायिकता। तो सबसे पहले क्या प्रायिकता निकालनी है, जरा तुम पढ़ लो। किसकी प्रायिकता निकालनी है? पढ़ो ना, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। प्रायिकता ज्ञात करिए कि वह ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। क्या किया गया यहाँ पे कि एक छात्रा को यादृच्छिक चुना जाता है। अब प्रायिकता निकालनी है कि वह ना तो हिंदी का अखबार पढ़ती है और ना ही, तो प्रायिकता निकालनी है ना तो हिंदी का अखबार और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। कैसे आएगी इसकी प्रायिकता? ना तो हिंदी का अखबार पढ़ रही है ना अंग्रेजी का, इसकी प्रायिकता कैसे आएगी? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश यानी हिंदी का अखबार नहीं पढ़ रही, बी डैश अंग्रेजी का नहीं। ऐसा कुछ हमने पहले किया है क्या इस टाइप का? जैसे एक घटना ये हो गई ना कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, ये बात है पहले से। तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता, तो हिंदी का अखबार पढ़ती है पहले से ही, हिंदी का अखबार पढ़ती है यानी घटना ये हो चुकी है। और अंग्रेजी अखबार की प्रायिकता निकालनी है, यानी घटना बी की प्रायिकता निकालनी है। समझ रहे हो कि नहीं? वो पहले से हिंदी का अखबार पढ़ रही है, प्रायिकता बताओ कि वो अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ती है। अर्थात इस सवाल की पूरी ये भाषा तुम लिख दोगे, पूरी लैंग्वेज लिख दोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम ऐसे लिख दोगे। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसका अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। और इसका फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ पे। हिंदी का अखबार वाली घटना ए हो चुकी है, अंग्रेजी के अखबार की निकालनी है, यानी बी की प्रायिकता निकालनी है जबकि ये घटित हो चुकी। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? पी बी अपॉन ए का, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। अब इसकी वैल्यू क्या क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी की 1/5 और पी ए की क्या है 3/5। तो ये सॉल्व होके क्या आ गया 1/3। आ गया समझ में? अब सी वाला पढ़ो। अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता क्या है, यानी बी घटना हो चुकी है, ए की प्रायिकता निकालनी है। तो बी घटना अगर हो चुकी है तो ए की प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसको लिखेंगे पूरा। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, ऐसे पूरा लिख देना। और इसको पी ए अपॉन बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 1/5 और पी बी की वैल्यू कितनी है 2/5। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया 1/2। ये कंप्लीट हो गया। आ गया समझ में? बताओ, देखो एक बार पूरा सॉल्व, कोई दिक्कत है कहीं? ये ये वाला समझ आ गया? ये वाला, ये वाले में ना तो हिंदी का अखबार और ना ही अंग्रेजी का अखबार की प्रायिकता निकालनी थी। पी ए यूनियन बी का होल डैश, और पी ए यूनियन बी के होल डैश को 1 - पी ए यूनियन बी नहीं लिख सकते क्या? अब 1 - पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएं तो पी ए प्लस पी बी माइनस
पी ए इंटरसेक्शन बी। अब 1 माइनस पी ए की वैल्यू क्या है? पी ए की वैल्यू कितनी है? 3/5। पी बी की 2/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी की 1/5। तो देखो 3 + 2 5, 5 - 1 कितना हो गया? 4/5। तो 1 - 4/5 से ये कितना आ गया? 1/5। यही आ रहा है इसका। ठीक है। डायरेक्ट गुणा कब होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी कब लगाते? स्वतंत्र घटनाएं होती। यहाँ पे ये स्वतंत्र दिख रही है क्या? क्या इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर आ रहा है? ये 3/5 इंटू 2/5 कितना हो गया? तो वो तो बराबर आ ही नहीं रहा ना, तो स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, इसलिए ये डी मॉर्गन नियम से हुआ। अगला देखो 17। यदि पांसों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पांसे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पहले ये बताओ मुझे, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। एक ही सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से और स्वयं से विभाज्य हो। तो 2 सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य भी है, नहीं तो फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, पर उनमें कोई भी सम संख्या नहीं है। तो सम अभाज्य संख्या एकमात्र कौन है? 2। अब दो पासे जब उछालोगे तो कुल परिणाम कितने होंगे? 36। और सम अभाज्य संख्या की घटना क्या होगी? दोनों पासों पे, दोनों पासों पे सम अभाज्य संख्या आने की घटना क्या होगी? पहले पासे पे भी 2 आए और दूसरे पे भी, तो ये कितना हो गया? 2। तो इसकी प्रायिकता पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस, तो 1/36। आया समझ में? समअभाज्य संख्या आने के प्रकार कितने? एक, अनुकूल प्रकार एक, कुल प्रकार 36। अगर दो घटना ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं तो इनमें से कौन सा वाला परिणाम सही है? पी ए बराबर पी बी होता है क्या स्वतंत्र के लिए? नहीं होता। ए और बी परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी अलग परिस्थिति होती है, उसमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई होता है। परस्पर अपवर्जी जिनमें कॉमन नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं? परस्पर अपवर्जी, तो स्वतंत्र नहीं आएगा। और ये वाला जो रिजल्ट है ये हमने कुछ सवालों में लगाया भी है, अगर तुम्हें याद हो। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश या ए डैश बी डैश एक ही बात है। तो पी ए डैश बी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए डैश इंटू पी बी डैश। और पी ए डैश को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी। है इसका कौन सा वाला आंसर? बी। ठीक है, आ गया समझ में? ये पी ए प्लस पी बी बराबर 1 क्यों नहीं होगा? ये तो तब होता है जब एक प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं इस प्रकार होती कि वो उसके जिसको कहते हैं कि निशेषी घटना होती, तो निशेषी घटनाओं में योग बनाता है, ये वाला नहीं हो पाएगा। और ये रिजल्ट हमें मिल ही रहा है इसका, स्वतंत्र घटनाओं वाला, तो इसका बी सही है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 13.2।